हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए एचसीएफ पढ़ना शुरू कर चुके थे, एलसीएम की क्लासेस कर चुके हैं। एलसीएम आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, एचसीएफ पढ़ रहे हैं, जहाँ पे एचसीएफ निकालने के 3 मेथड आप पढ़ चुके हैं। तीसरा मेथड पिछली क्लास में सीखा आपने, डिफरेंस मेथड। अब उस डिफरेंस मेथड का हम लोग यूज कैसे करेंगे सवालों में, यहाँ पे देखेंगे। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम बेसिक से विद कंसेप्ट समझाते हुए चल रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना। किसी भी सवाल को रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। रटिए मत, समझिए उस सवाल को। क्यों? क्योंकि सवाल बदल जाएंगे। अब ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो सवाल हम पढ़ रहे हैं वही सवाल पेपर में आए। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा उस क्वेश्चन का, लैंग्वेज लिखने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझते चलिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। तो डिफरेंस मेथड पढ़ लिया था, अब देखेंगे उस डिफरेंस मेथड का यूज कैसे करेंगे सवालों में। यही आज की क्लास में सीखना है और बहुत अच्छे अच्छे सवाल लगाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए। तो अब सबसे पहले तो कुछ बातें हो जाएं अदर कंसेप्ट्स की, ठीक। जैसे देखिए समझाते हैं। एलसीएम में आपने जैसे 2 कंसेप्ट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे ए बी सी से भाग देने पर हर कंडीशन में रिमाइंडर कितना आता है, आर आता है। यही तो पढ़ा था। तो वहाँ पे कंसेप्ट क्या तैयार हुआ था कि ए बी सी का हम एलसीएम ले लेते थे और रिमाइंडर आर जोड़ देते थे। ये पहला कंसेप्ट था। दूसरा आपने क्या पढ़ा था कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे ए बी सी से भाग देने पर क्रमशः रिमाइंडर एक्स वाई और जेड बचता है, यानी अलग अलग रिमाइंडर आते थे। तो जब अलग अलग रिमाइंडर आते थे तो हम अलग अलग रिमाइंडर को क्या करते थे, भाजक में से घटा लेते थे। बात समझे? और घटाने के बाद एक रिमाइंडर फाइनल आता था जिसको हम लोग डिफरेंस बोलते थे, कॉमन डिफरेंस। और वो क्या आता था, सेम आता था। और एट लास्ट आंसर अपना क्या बनता था कि ए बी सी का एलसीएम माइनस के, यही था ना। तो वैसे ही 2 कंसेप्ट इसमें भी हैं, एक ही बार में समझेंगे और आपको समझ आ जाएगा। जैसे देखिए, अब यहाँ से छोटी संख्या तो बोलेगा नहीं। अब एचसीएफ पढ़ रहे हो आप, आपसे क्या बोलेगा, बड़ी से बड़ी संख्या। समझ गए ना? तो मेरी बात का मतलब समझ गए ना? ठीक है, तो ध्यान से देखिए। आपसे सवाल कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए दोनों चीज़ें एक ही बार में समझ लो। तो हेडिंग डाल लो आप कॉन्सेप्ट, और दोनों को एक ही साथ लिख लेना, ठीक है। पहला ये है कि वह हाईएस्ट नंबर या वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ए बी तथा सी को विभाजित करने पर रिमाइंडर यानी शेषफल आर बचता है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज लिखी होगी आपके सवालों में। अब देखो ऐसे सवालों को लगाएंगे कैसे, जैसे ध्यान से समझना। हम आपसे ये पूछे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 11, 19, 27 से 11, 19 तथा 27 में भाग देने पर रिमाइंडर 3 बचता है। हमने आपसे ये पूछा, बहुत ध्यान से समझना। हमने एक सवाल आपसे ये पूछा कि वह अधिकतम संख्या या वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 11 से भाग देने पर रिमाइंडर 3, 11 में भाग देने पर रिमाइंडर 3, 19 में भाग देने पर रिमाइंडर 3 और 27 में भाग देने पर रिमाइंडर क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। और अधिकतम संख्या है, वो मैक्सिमम नंबर है, यानी हाईएस्ट। तो चलो ध्यान से देखो, आपको करना क्या रहेगा। देखिए ये रिमाइंडर सभी में से आपको घटा लेना है। जैसे 11 में से 3 घटा लोगे आप, 19 में से 3 घटा लोगे आप, और 27 में से क्या घटा लोगे, 3 घटा लोगे। ये जो बराबर बराबर रिमाइंडर बच रहा है ना, आप इन सभी में से घटा लो।
और घटाने के बाद जो कुछ बचे, क्या बच रहा है 8, यहाँ कितना 16 और यहाँ कितना 24। तो जो भी संख्याएं बची यानी जितना भी डिफरेंस बचा इनका आप क्या निकाल दो, HCF निकाल दो। इनका आप क्या निकाल दो, HCF निकाल दो, यानी महत्तम समापवर्तक। तो अब देखो HCF निकालने का तरीका हमने बता रखा है ना, डिफरेंस मेथड से निकालेंगे। तो अंतर लो, अंतर कितना 8। अब अगर अंतर ये 8 को 16 को 24 को डिवाइड करता है तो इनका HCF कितना होगा, 8 होगा। हाँ सर डिवाइड कर रहा, 8 से 8 कट जाएगा, 16 डिवाइड है और 24 भी डिवाइड है, तो यानी कि HCF कितना आ गया, 8 आ गया अपना। HCF अपना कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो HCF ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे आप 11 को भाग लगाओगे ना तो रिमाइंडर 3 आएगा। आ रहा है कि नहीं? 8 से भाग दो 11 में, 8 एक कम 8, 3 बचा। 8 से भाग दो 19 में, 8 दूनी 16, रिमाइंडर 3 बचा। 8 से भाग दो 27 में, 8 त्रिक 24, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा ना। समझ पाए? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 8 है। आ गया आंसर। तो यानी इस कॉन्सेप्ट का आंसर क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट का आंसर जो होगा वो होगा, क्या किया हमने, A में से R को घटाया है ना, और B में से R को घटाया, और C में से R को घटाया, और इनका क्या निकाल दिया, मासा निकाल दिया, यानी HCF। और यही अपने सवाल का क्या है, आंसर है। बोलो समझ में आया ना? बस इस कंसेप्ट को नोट कर लेंगे, यही आपको करना रहेगा ऐसे सवालों में। अच्छा, अब अगर बात ये उठती है कि रिमाइंडर अलग अलग आए तब क्या करेंगे। रिमाइंडर अलग अलग आने का मतलब हुआ तब ये R1 R2 R3 हो जाएगा, शेषफल अलग अलग बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्रमशः घटा दो, मतलब इसमें से R1 घटा दो, इसमें से R2 घटा दो, इसमें से R3 घटा दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो फटाफट से इसे नोट करो, तो फिर सवाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसको पढ़ो आप ध्यान से। देखिए क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, क्या लिखा है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 556, 763 तथा 349 में भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर कितना बचता है, 4 बचता है, 4 बचता है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप सर ना, हम सभी संख्याओं में से 4 4 घटा देंगे और घटाने के बाद जो कुछ आएगा उनका हम HCF निकाल देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही सोचा आपने। तो देखो क्या क्या है, 556 है, और कितना है, और 763 है, 763 है, और कितना है, और है 349। ठीक है, और रिमाइंडर कितना कितना है, रिमाइंडर है 4। तो सब में से 4 4 क्या कर दोगे आप, -4 इसमें से, 4 इसमें से और 4 इसमें से। तो घटा लो 4, तो 4 घटाओगे आप, ये कितना आ जाएगा 552, ये कितना आ जाएगा 759, और ये कितना आ जाएगा 345। आ गया कि नहीं? अब ये जो घटाने पे संख्याएं आई हैं ना, इनका HCF निकाल दिया जाए तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या पता चल जाए। इनका HCF निकाल दें तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, अब HCF कैसे निकालोगे, देखो डिफरेंस मेथड से ही HCF निकालेंगे। देखो कौन से दो नंबर आपस में बहुत करीब हैं, कौन से दो नंबर आपस में बहुत करीब हैं, जो करीब हैं उन्हीं का डिफरेंस ले लो। कौन से दो नंबर आपस में बहुत करीब हैं, जो करीब हैं उन्हीं का आप क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। ठीक, तो ध्यान से देखो, आपस में जो भी नंबर करीब हो, लेने को आप कोई भी दो नंबर ले सकते हो और उनका अंतर ले सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमने क्या किया, 552 और 759 का अंतर ले लिया। घटा लो, 9 में से 2 जाएगा कितना, 7, 5 में से 5 जाएगा कितना, 0, 7 में से 5 जाएगा कितना, 2, तो 207। तो 207 तो अपना मासा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, 207 मासा क्यों नहीं होगा,
वो क्या है ना सर कि ऑप्शन में 207 तो है ही नहीं, तो मासा कैसे हो जाएगा। बिल्कुल सही सोचा आपने, लॉजिक है आपकी बात में। तो 207 मासा हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि 207 पहली बात तो इनको डिवाइड नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, डिवाइड नहीं कर रहा है। तो फिर 207 का कोई गुणनखंड होगा, 207 का कोई गुणनखंड होगा। अब 207 के आपको क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। तो 207 के टुकड़े आप कैसे करोगे, हमने बताया था ना डिविजिबिलिटी रूल का, डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प लेंगे ना। तो देखो ना, 7 2 9, 9 से कट रहा है तो 9 से काट दो, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा आपका, ठीक है। या 9 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, अधिकतम लेना है हमें, तो छोटी संख्या से काटो, 3 से काटते हैं। 3 छंग 18 बचा 2, 3 नवा 27, यानी 69 गुणे 3। अब ज़रा देखो 69 ऑप्शन में है, हाँ सर पहला ही ऑप्शन है, कट गया, आंसर हो गया। बोलो समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। हाँ, और एक चीज़ आप ये याद रखना, ये संख्या विषम है, ये संख्या विषम है। विषम संख्या का मासा कभी सम संख्या हो ही नहीं सकती। विषम संख्या का HCF कभी भी सम संख्या नहीं आएगा। समझे बात को, इस बात को समझो। विषम संख्या का जब भी आप HCF निकालोगे तो उसका HCF कभी भी सम संख्या आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखते ही ऑप्शन 92 और 36 और 54 तो गायब ही हो गए कि नहीं हो गए। तो अपना आंसर क्या होगा, 69 ही अपना क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। बात समझ पाए। लगाने का तरीका देखो यही है, डिफरेंस लेना है और डिफरेंस के गुणनखंड कर देने। अब ऐसा जरूरी नहीं कि डिफरेंस के गुणनखंड नहीं हो, हमने बताया था ना, अगर ये डिफरेंस इनको डिवाइड कर देगा तो HCF क्या हो जाएगा, डिफरेंस ही बन जाता। अगर ना डिवाइड कर पाए तो गुणनखंड होगा इसका। और मैक्सिमम लेना है, अधिकतम, समझे ना। तो 69 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे आप अगर 556 को भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 4, 763 को भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, 349 को भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, समझे ना, ठीक है। समझ आई ये बात। और इस पॉइंट को याद रखना, कभी भी विषम संख्याओं का HCF सम संख्या हो ही नहीं सकता। ये छोटी छोटी बातें भी लिखा करो आप, क्यों, क्योंकि कभी कभी इन्हीं से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। देखो ना, HCF निकालने की ज़रूरत ही ना पड़ती, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपकी स्पीड को क्या इम्प्रूव कर देती हैं, अगर ये सारी थ्योरी अगर पढ़ा हो, ठीक है। तो मेरी कही गई हर बात आप नोट किया करो, समझे ना। अगर हमने बोला कि विषम संख्याओं का HCF कभी भी सम संख्या हो ही नहीं सकता, तो इसको आपको लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलो फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप इसे नोट कर लो और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में रिमाइंडर अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग घटा देना और तरीका यही है लगाने का। तो लिया जाए अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये रहा। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 797, 1085 और 1232 में भाग देने पर क्रमशः 16, 20 और 25 क्या बचते हैं, रिमाइंडर बचते हैं। तो निकालो, तो निकालो, इस सवाल का आंसर बताओ। देखिए ध्यान से देखेंगे, अलग अलग रिमाइंडर है ना, तो अलग अलग घटा लो। देखो वीडियो रोक करके पहले आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। जितनी कोशिश करोगे आप, आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, बहुत लाभदायक होगा आपकी। जैसे देखिए 797, 797 और कितना है 1085 और कितना है 1232 है, 1232 है। अब रिमाइंडर कितना कितना क्रमशः बच रहा है ना, तो 16 यहाँ घटाओगे, 20 यहाँ घटाओगे और 25 यहाँ घटाओगे, ठीक है। और घटाने पे देखो संख्याएं क्या होंगी, 7 में से 6 जाएगा 1, 8, 7, 8, 1, ठीक। और यहाँ पे देखो 5 और 6, 0, 1, ठीक, सही घटाया हमने ना। 7 में से 6 जाएगा 1, 9 में से 1 जाएगा 8, 7, 5, 6, 10, 12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ कितना बचा 0, यानी 1207। बोलो, ठीक है। अब इनका क्या निकालना, हमें HCF निकालना है। तो इनका HCF ही तो अपनी वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा, होगा कि नहीं। अच्छा देखो यहाँ ये चीज़ लग रही है क्या, संख्याएं कैसी हैं, विषम है, तो विषम संख्या का HCF कभी सम होगा नहीं।
तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हटाने वाला? नहीं सर, सारी ही विषम है। चलो कोई बात नहीं, डिफरेंस निकालो। तो यहाँ देखो डिफरेंस कितना आता है, यहाँ करीबी मामला है ना। तो 7 में से 5 घटा लोगे आप 2 आ जाएगा, 10 में से 6 घटाओगे 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचा 142। ठीक, तो 142 तो किसी हाल में HCF नहीं है। अगर होता तो फिर ऑप्शन में होता ना, वही तो आंसर है। तो 142 तो किसी भी हाल में HCF नहीं है, तो टुकड़े करो इसके। हमने कहा ना छोटी संख्या से टुकड़ा करना, क्यों? क्योंकि जब आप इसे छोटी संख्या से काटोगे तो मैक्सिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अधिकतम, और अधिकतम ही हमें चाहिए। ठीक, तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, यानी 71 गुणे 2। देखो 71 से ये सब डिवाइड भी है, और 71 ही इसका क्या है, HCF है। कैसे पता? ऑप्शन में है ना 71, है ना। 71 से बड़ा कोई भी गुणनखंड हो ही नहीं सकता इसका। 71 से बड़ा 142 है, जो कि HCF हो ही नहीं सकता। समझ गए बात को? तो आंसर आ गया। तो ये डिफरेंस मेथड इतने काम का है कि आप सवालों को देखते ही लगा जाओगे। एग्ज़ाम में लगाने की अप्रोच क्या होती है पता है? ये सब हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, ये सब हम लोगों को लिखना ही नहीं। 797 में 16 घटा के सीधे 781 लिखना है। 1085 में से 20 घटा के 1065 लिखना है आपको। 1232 में 25 घटा के 1207 लिखना है। और फिर इसके बाद करीबी का डिफरेंस लेना है और फटाक से सवाल लग जाएगा। मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे। 20 तो मैंने बहुत बता दिए, 15 सेकंड से पहले ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक, तो ये सब कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ो। बहुत जल्दी यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेशन आपके ही यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट होगा। पहले प्रीवियस ईयर सवालों की प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद फिर नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की। तो जो लोग दूर से ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। समझ गए कि नहीं? तो बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, तो हो जाएगा ना ये सवाल। देखिए 2 कंसेप्ट जो आपके हैं HCF के, बस ऐसे ही आएंगे सवाल। ठीक है, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। अगर आपको सवाल नहीं मिल पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, प्राइम क्लासेस बाय रवि सर के नाम से सर्च करोगे, टेलीग्राम पे जाके मिल जाएगा। वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन है, उठाओ और लगा डालो। ठीक है, और अगर आपने बुक ले रखी है, बुक जैसे आपको प्रीवियस ईयर लेनी है, प्रीवियस ईयर पेपर लेना है, प्रीवियस ईयर पेपर में किरण पब्लिकेशन सबसे बेस्ट बुक है आपकी। ठीक है, तो ये किताबें आप ले सकते हो, इन्हीं से क्वेश्चंस को क्या लगा डालो। समझे ना? आगे बढ़े, चलिए। हाँ देखिए, अब यहाँ से जो बात करेंगे ना, वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे जो लैंग्वेज से फंसाएंगे हमें। अगर आपको लैंग्वेज का अच्छी समझ है, यानी अगर आपको लैंग्वेज की अच्छी समझ है, भाषा की समझ बहुत अच्छे से है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस में फंसोगे नहीं। ठीक, तो पहले समझ लो, जो समझा रहे हैं अब उस बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, अब उस बात को ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे 2 बातें बताएंगे और दोनों ही बातों को आप बड़े ध्यान से सुनोगे। तो पहली बात सुनो, जैसे देखिए जैसे हम आपसे ये कहें कि 3 प्रकार के तेल हैं, यानी 3 प्रकार के कंटेनर हैं या केन हैं। ठीक है, उसमें 3 प्रकार के तेल हैं। पहले कंटेनर में पेट्रोल है, दूसरे में डीजल है, और तीसरे में आपका मिट्टी का तेल है। ठीक है, केरोसिन ऑयल। अब हमने आपसे ये कहा कि आप मार्केट जाओ और एक ऐसा गैलन लेके आओ, एक ऐसा गैलन लाओ कि जो प्रत्येक प्रकार के तेल से पूरा पूरा भरा जा सके। ठीक है, या फिर हम आपसे ये कहें दूसरी भाषा में कि आप मार्केट जाओ और इतने गैलन लेके आओ, और न्यूनतम लाना गैलन न्यूनतम लेके आना। न्यूनतम का मतलब समझ गए ना, कि कम से कम लाना है आपको। इतने गैलन लेके आओ कि प्रत्येक प्रकार के तेल को हम उस गैलन में भरें, प्रत्येक प्रकार के तेल को हम उस गैलन में भरें, तो गैलन पूरा पूरा भर जाए और कोई भी तेल एक दूसरे से मिक्स ना होने पाए। समझ पाए कहना क्या चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि पता चला कि इसमें आपने तेल भरा, थोड़ा सा बच गया, लाओ मिट्टी के तेल में पेट्रोल मिला देते हैं या डीजल में पेट्रोल मिला देते हैं। ऐसा मत करना, ये नहीं करना है हमें। सारे गैलन उन्हीं तेलों से भरने हैं और कोई भी तेल एक दूसरे से मिक्स नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि बचना भी नहीं चाहिए। समझ गए? तो अब सोचो कितने माप का गैलन लेके आओगे? सोचो इस चीज़ को।
देखिए करोगे क्या आप, जब आप मार्केट जाओगे ना तो मेरी कही हुई बात का ये ध्यान रखोगे कि हमने क्या कहा, गैलनों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। अगर हमने आपसे ये बोला है कि गैलन न्यूनतम है तो आपके दिमाग में एक बात ये चलेगी कि सर ने कहा है गैलन न्यूनतम लाना, तो मतलब कम से कम ले जाना है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि साइज क्या होगा उसका। सोचो लॉजिक, हमने ये तो बोला नहीं कि साइज क्या है। तो आप ये सोचोगे कि अगर हमें न्यूनतम लेना है तो हम साइज को मैक्सिमम कर लेते हैं और इस तरह से न्यूनतम भी हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तेल भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने न्यूनतम बोला है तो आप साइज क्या बढ़ा लोगे, मैक्सिमम बढ़ा लोगे। समझ पाए। अगर किन्हीं भी गैलन की संख्या आपको न्यूनतम लानी है, बोरियां या गैलन न्यूनतम खरीद के लाने हैं, तो आप उनके साइज को क्या करोगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम लेके आओगे। और मैक्सिमम यानी अधिकतम, और अधिकतम के केस में क्या निकलता है, HCF निकलता है। समझ गए? नहीं समझ आया? दूसरी बात से समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल सुनना। मान लीजिए 3 प्रकार के गेहूं हैं। ठीक है, 3 प्रकार के गेहूं और 3 प्रकार के बड़े बड़े बोरों में भरे हुए हैं या बड़े बड़े बैग्स में भरे हुए हैं। ठीक है, अब 3 टाइप के गेहूं हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब आपको मार्केट भेजा जाए और आपसे ये कहा जाए कि जाओ मार्केट से न्यूनतम थैले खरीद के लाओ, छोटे छोटे न्यूनतम लेके आओ, कि प्रत्येक प्रकार के गेहूं को उन थैलों में पैक किया जा सके और कोई भी गेहूं एक दूसरे से मिक्स ना होने पाए। कोई भी गेहूं एक दूसरे से मिक्स नहीं होना चाहिए और थैलों की संख्या न्यूनतम हो। क्या करोगे आप? तब आप ये सोचोगे कि थैलों की संख्या न्यूनतम हो तो हम एक काम करते हैं, थैले का साइज मैक्सिमम कर देते हैं तो न्यूनतम हो जाएगा। तो इस तरह से मैक्सिमम साइज हो जाएगा तो आप तीनों बोरों के गेहूंों का क्या निकाल लोगे, मतलब उनके मात्रा का, उनकी क्वांटिटी का HCF निकाल लोगे और वही HCF थैले का न्यूनतम वजन होगा, सॉरी मैक्सिमम वजन होगा, और मार्केट जाके आप थैले खरीद लाओगे। ठीक है, मेरी बात समझ पाए जो हम समझाना चाह रहे थे? ठीक है, समझ आया? जैसे तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरी बात से समझना। देखो मान लीजिए एक किसान के पास कुछ जानवर हैं। ठीक है, एक किसान के पास कुछ जानवर हैं, मान लो कुछ गायें हैं और कुछ बकरियां हैं। ठीक है, कुछ गायें हैं उसके पास और कुछ बकरियां हैं। अब वो किसान क्या करना चाहता है, एक झुंड तैयार करना चाहता है। वो किसान एक झुंड तैयार करना चाहता है और झुंड में बराबर बराबर पशु रखना चाहता है, मतलब प्रत्येक झुंड में बराबर बराबर पशु रखना चाहता है। ठीक है, अगर प्रत्येक झुंड में बराबर बराबर पशु रखना चाहता है और वो ये चाहता है कि झुंड जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हो और प्रत्येक झुंड में अब झुंडों की संख्या न्यूनतम हो, तो वही देखो कंसेप्ट आया यहाँ पे कि नहीं? समझ गए ना? वही कंसेप्ट आया। तो आप क्या करोगे कि दोनों टाइप के जानवरों की संख्या का HCF निकाल लोगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक झुंड में कितने जानवर हैं और कोई भी जानवर आपस में मिक्स नहीं होने पाएंगे और झुंडों की संख्या भी बन जाएगी। समझे? बात समझ गए? तो सेम लैंग्वेज पे बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ लैंग्वेज भरी होती है। क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, हमें उनमें HCF ही निकालना होता है। समझ गए ना? अब देखो इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं। ठीक, अभी तक तो हमने सिर्फ कहानी बनाकर समझाया, अब लेकिन ये कहानी आपके दिमाग में चलने लगी होगी। अब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे और ऑब्जर्वेशन से समझ जाओगे। अब देखो प्रैक्टिकली क्या है, जैसे मान लो 3 प्रकार के ड्रम हैं, पहला ड्रम, दूसरा ड्रम और तीसरा ड्रम। 3 प्रकार के ड्रम हैं। पहले में 24 लीटर पेट्रोल है, पहले में 24 लीटर पेट्रोल है। ठीक है, और दूसरे में 48 लीटर डीजल है, 48 लीटर डीजल है। ठीक है, और तीसरे में हमने ये मान लिया कि 16 लीटर कोई भी तेल है, मिट्टी का तेल मान लेते हैं, केरोसिन ऑयल है। ठीक है, मिट्टी का तेल है, समझे ना, केरोसिन ऑयल। अब हम आपको भेजें कि जाओ मार्केट और आप न्यूनतम गैलन खरीद के लाओ, कि प्रत्येक न्यूनतम गैलन लेके आओ, मतलब गैलन की संख्या न्यूनतम लानी है और प्रत्येक प्रकार का तेल उन गैलन्स में भरा जा सके और कोई भी तेल एक दूसरे से मिक्स नहीं होना चाहिए। समझ गए कहानी?
तो अब आप क्या करोगे कि इस गैलन का साइज मैक्सिमम रखने की कोशिश करोगे, और साइज मैक्सिमम रखना है तो हमें तीनों प्रकार के तेलों का क्या निकालना पड़ेगा, HCF। समझे ना, ये लैंग्वेज में एकदम नहीं लिखा होगा कि आप HCF ही निकालो, ये आपको खुद सोचना है कि यहाँ हम क्या करें। समझे ना, तो इसीलिए कहते हैं सवाल रटो मत, समझो उसको। देखो 24 लीटर, 48 लीटर और 16 लीटर का HCF, जहाँ करीबी मामला हो अंतर ले लो, है ना। तो करीबी मामला देखो 16 और 24 का अंतर कितना आ जाएगा, 8 आएगा कि नहीं। अगर 8 ने सबको डिवाइड किया तो HCF 8 आ जाएगा। 8 त्रिक 24, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, यानी कि HCF कितना हो गया, 8 हो गया। HCF कितना हो गया, 8। या ये कह लो कि गैलन का जो साइज़ है, आकार, वो कितने लीटर का है, 8 लीटर, और ये मैक्सिमम साइज है ना। मतलब अब एक बात समझ आ गई कि हमें मार्केट जाना है और 8 लीटर का गैलन लाना है। हमें मार्केट जाना है और 8 लीटर का गैलन लाना है, समझे ना। लेकिन कितने लाने हैं, अब ये ध्यान से देखो। तो देखो पेट्रोल को भरने के लिए 8 लीटर के कितने गैलन लगेंगे। टोटल पेट्रोल 24 लीटर है और एक गैलन में 8 लीटर तेल आता है। टोटल पेट्रोल 24 लीटर है और एक गैलन में 8 लीटर तेल आता है। तो ऐसे कितने गैलन लगेंगे सर, ना भाग कर दो, 3 गैलन लगेंगे। 8 8 16 8 त्रिक 24, तो ऐसे कितने गैलन लगेंगे, 3 गैलन। समझ गए। अच्छा डीजल, टोटल डीजल 48 लीटर है। अब तो जानते ही हो कि पेट्रोल और डीजल के दाम तो आसमान छू रहे हैं, ठीक है। चलिए टोटल डीजल 48 लीटर है और प्रत्येक गैलन 8 लीटर का है, कितने लगेंगे। तो 8 छंग 48, 6 गैलन इसके लगेंगे। मतलब 6 गैलन लाओगे, पूरा तेल उनमें क्या हो जाएगा, भर जाएगा, और कुछ भी तेल नहीं बचेगा और एक दूसरे से मिक्स भी नहीं होने पाएगा। 16 लीटर आपका केरोसिन ऑयल है, एक गैलन में 8 लीटर आता है, तो ऐसे 2 गैलन लगेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 3 + 6 + 2, यानी 3 + 6 + 2, 6 2 8 3 11 गैलन। टोटल कितने लगेंगे, 11 गैलन। मतलब अगर मार्केट से आप 11 गैलन खरीद के लाओ तो ये वो न्यूनतम संख्या है कि तीनों प्रकार के तेल इन गैलन्स में भरे जा सकते हैं और कोई भी तेल एक दूसरे से मिक्स नहीं होने पाएगा, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट जानवर वाले सवालों में, सेम कंसेप्ट आपके चाय वाले या गेहूं वाले सवालों में यही यूज होता है। बस आपको भाषा समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ें, तो फटाफट से आप इसे नोट करो। देखो कहानी से समझाया है, बहुत मेहनत से, बहुत ध्यान से समझना, और ऐसे क्वेश्चंस में गलती मत करना। अभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेंगे, तो आप फटाफट से इसे नोट करो। तो मिटाते हैं और क्वेश्चन लेते हैं एक। चलिए, तो बहुत ही अच्छा सा सवाल आपके सामने आ चुका है और आप इसकी भाषा समझते हो, और इसमें क्या करना ये हमें बताने की एकदम ज़रूरत नहीं है। आप इसे लगाने की कोशिश करो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, पढ़ के ही आप समझ गए। चाय के थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार की चाय है। एक चाय का थोक विक्रेता है जिसके पास 3 प्रकार की क्या है, चाय है, जिनका वजन अलग अलग 408 kg, 468 kg और 516 kg। समझ गए ना। समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब देखो पहले बोरे में 408 किलोग्राम चाय है, दूसरे में 468 किलोग्राम चाय है, तीसरे में 516 किलोग्राम चाय। कह रहा समान आकार के, यानी आकार समान उनका, थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें प्रत्येक प्रकार की चाय को बगैर मिलाए रखा जा सके, है ना वही लैंग्वेज। तो क्या करना है आपको, पहले अगर थैलों की संख्या न्यूनतम रखनी है तो हमें थैले का साइज क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम रखना पड़ेगा। बात समझे ना, अधिकतम रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो आप इस बात को कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 408, 468 और 516 kg का क्या निकालेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो देखो ये पहले बोरे में कितनी चाय है, 408 किलोग्राम है, ठीक है। दूसरे में कितनी चाय है, 468 किलोग्राम है, यही तो है ना।
बोलो। ठीक, तीसरे में कितनी चाय है? तीसरे में 516 किलोग्राम है, तो तीसरा आपका ये आ गया। इसमें कितनी है? 516 केजी। ठीक, अब बाजार से न्यूनतम आकार के थैले लाने, न्यूनतम थैले लेकर आने हैं जिनमें ये प्रत्येक प्रकार की चाय भरी जा सके और कोई भी चाय एक दूसरे से मिक्स ना हो। तो उस थैले का साइज क्या रखना पड़ेगा? मैक्सिमम। तो पहले तो ये निकाल लो कि उस बैग का साइज, उस थैले का साइज है कितना। ठीक है, करीबी मामला देखो यहीं पे है ना। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस ही तो लेंगे। 408 468 सही है ना, और कितना है? 516, हाँ सही। तो 408 में 468 घटा दो तो ये आ गया 0 और ये आ गया 6, 60 आ गया। अच्छा, क्या 60 HCF हो जाएगा? ऑप्शन पे मत जाओ, ऑप्शन में HCF नहीं दिया है, वो तो वहाँ पे संख्या लिखी हुई है। ऑप्शन पे मत जाओ, HCF हमें निकालना पड़ेगा। 60 से ये डिविजिबल नहीं है। पता कैसे चला? जिसके लास्ट में 0 होता है ना, तो वो किसी संख्या को तभी काटेगा जब उस संख्या के अंत में क्या हो? 0। ठीक है, तो 60 नहीं है, तो फिर 60 का कोई मल्टीपल होगा। 30 भी नहीं है सर, क्योंकि 30 में भी 15। अच्छा, 15 अगर होता, इसके गुणनखंड 15 अगर होता तो 15 में 5 और 3 होता है ना। तो 5 से तो कोई भी संख्या नहीं कट रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? 60 के टुकड़े करने पड़ेंगे। पहला हमने लिया 30 दूनी 60 होता है ना, पहले मैक्सिमम लेंगे। तो 30 से तो कुछ नहीं कट रहा है, कोई भी संख्या नहीं कट रही। फिर हमने क्या ले लिया? 15 ले लिया। 15 चौके 60, तो 15 ले लिया। 15 से कटने के लिए देखो, 15 का मतलब होता है 5 तियाँ 15 ना। 15 में 5 और 3 दोनों होता है, तो 5 से क्या कोई संख्या कट रही है? 5 से कोई संख्या तब कटती है जब उस संख्या का लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक 5 से क्या हो? डिवाइड हो। नहीं कट रही है, छोड़ो 15 को भी। अब हम पकड़ेंगे किसको? 12 को। 12 से नहीं बात बनेगी तो 10 को पकड़ेंगे। ठीक है, तो 12 को पकड़ो। तो 12 से देखो, 12 तियाँ 36, 4 बचा, 12 चौके 48, कट गया ये। अच्छा, 12 तियाँ 36, 10 बचा, 12 नवा 108, कट गया ये। 12 चौके 48, 3 बचा, 12 तियाँ 36, कैंसिल हो गया। यानी 12 ही अपना क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। या यूं कह लो कि 12 केजी होगा थैले का साइज। थैले का साइज कितना होगा? 12 केजी। थैले का साइज कितना होगा? 12 केजी। यानी आपको मार्केट से 12 केजी का थैला लाना है। कितने लाने हैं? भाग लगाओ। तो 12 से 408 किलोग्राम में भाग लगाओगे तो पता चल जाएगा इस चाय के लिए कितने थैले लगेंगे। तो 12 तियाँ 36 और 12 चौके 48, 34 थैले लगेंगे इसके लिए। अच्छा, 12 से इसमें भाग लगाओ, तो 12 तियाँ 36 और 12 नवा 108, 39 थैले इसके लिए लगेंगे। प्लस 12 से यहाँ भाग लगाओ, 12 चौके 48 और 12 तियाँ 36, 43 थैले इसके लिए। टोटल कितने हुए? टोटल ही तो हमसे पूछा है। तो 9 4 13, 13 3 16 की 6 हासिल 1, 4 3 7 3 10, 10 और 1 क्या? 11, यानी 116 थैले न्यूनतम संख्या है लगेंगे। और प्रत्येक प्रकार की चाय इन 116 थैलों में भर जाएगी और कोई भी चाय एक दूसरे से मिक्स नहीं होगी। समझ रहे हो कि नहीं? कोई भी चाय एक दूसरे से मिक्स नहीं होगी और प्रत्येक प्रकार की चाय थैला पूरा पूरा भर जाएगा। समझ गए ना? तो ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, तो आप इसे फटाफट से लगा लो और फिर इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो अगला सवाल आपके पास आ रहा है सामने, ये UPSI 2017 का क्वेश्चन है। बस लैंग्वेज ही भरी है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ो और लगाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। बड़ी सी लैंग्वेज हमें दे दी जाती ताकि हम डर जाएं और लगे कि सवाल बड़ा टफ है। ऐसा कुछ नहीं होता। जिन सवालों की देखिए लैंग्वेज बड़ी होती है ना, कभी वो टफ नहीं होते, वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। बस एग्जामिनर इसलिए ऐसे सवाल देता है कि हम देखते ही सवाल डर जाएं और पढ़ना बंद कर दें। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं, बस आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। आपकी जो पढ़ने की स्किल है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए कि सवाल पढ़ते ही आप समझ जाओ, सवाल पढ़ते ही आप समझ जाओ कि ये सवाल कहना क्या चाहता है। समझे ना?
और जिस दिन ये चीज़ डेवलप हो गई कि पढ़ते ही समझ जाओ पहली लाइन में कि सवाल क्या है, उस दिन गणित सीख लिया आपने। ठीक है। और ऐसा कब होगा? अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसा होगा कैसे? ऐसा तभी होगा जब आपने पूरी मैथ पढ़ रखी हो और बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हो उस पर। ठीक। तो सवाल देखते ही आप समझ जाओगे कि सवाल लगाना कैसे, समझे ना। तो अगला सवाल आपके सामने आ गया, देखो कितनी भारी सी लैंग्वेज लिखी है। कह रहा है कि स्कूल में मैकेनिकल विभाग के A1 A2 और B1 अनुभाग में छात्रों की संख्या क्रमशः 72, 96 और 144 है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कमरे की न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र होने चाहिए। देखो कुछ लैंग्वेज तो इसमें फर्जी है जिसका कोई मतलब नहीं। हमें इतनी चीज़ समझ आई कि 3 अनुभाग थे, A1 A2 और B1। अब प्रधानाचार्य क्या करना चाहते हैं कि उसमें जो छात्र हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं। तो वो क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक है कि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र होने चाहिए। ठीक है। तो कह रहा है यदि कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक है, तो कमरों की संख्या पूछा है ना कि HCF निकालना है। पहले तो हम HCF निकालेंगे, पहले तो ये पता कर लें कि एक कमरे में हम कितने स्टूडेंट्स बैठाएं। ठीक। और कमरे की संख्या अगर आपको न्यूनतम चाहिए तो आपको स्टूडेंट्स की संख्या क्या रखनी होगी? अधिकतम। समझ पाए कि नहीं? लोगों को अगर कमरों में बैठाना है, आप चाहते हो कि बहुत सारे लोग कुछ ही कमरों में सिमट जाएं, तो सिंपल सी बात है एक कमरे में ज़्यादा लोग बैठाओ, यही तो बात होगी। तो यानी कि कमरों में छात्र मैक्सिमम आने चाहिए। तो बस कुछ नहीं है, सवाल ख़त्म। 72, 96 और 144। पहले इसका क्या निकालेंगे? HCF। तो करीबी मामला यही घटा लो, 4 और कितना 2, 24 आया। अब देखो 24 से सब डिविजिबल है। 24 तियाँ 72, 24 चौका 96 और 24 पंचे 120, 120 और 24 छक्का 144 होता है ना। हाँ, 24 छक्का 144। ठीक है। तो यानी एक कमरे में अधिकतम कितने छात्र बैठेंगे? 24 छात्र बैठाने होंगे अधिकतम। एक कमरे में अधिकतम 24 छात्र आपको बैठाने हैं और कमरों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो ये बताओ, 72 छात्र हैं, एक कमरे में 24 छात्र बैठा रहे हो, तो कितने कमरे लगेंगे? 24 तियाँ 72, 3 कमरे लगेंगे इन 72 छात्रों को 24 के आप ग्रुप में जब बैठाओगे। ठीक है। 96 छात्रों को कितने कमरे लगेंगे यदि एक कमरे में 24 छात्र है? तो 24 चौके 96, 4 कमरे लगेंगे, प्लस जोड़ते जाओ। और 24 छक्का 24 पंचे 120, 24 छक्के 144। तो टोटल कितने कमरे हो गए? 6 4 10, 10 3 13। तो कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 13 है ना ऑप्शन में। हाँ, डी। तो ये सवाल आया था, देखा ना। बस सिर्फ लैंग्वेज भरी है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अगर आपको भाषा की समझ है, जैसे हमने कहानी बना के शुरू में समझाया ना, किस लिए समझाया? बस इसीलिए कि आप इन सवालों के अप्रोच पकड़ पाओ, करना क्या है ये समझ पाओ, और बाकी सब कुछ आसान है। बात समझे ना। तो अगर हमें चीज़ें ढंग से समझाई जाएं, ठीक है, ढंग से समझाई जाए तो गणित एकदम कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान सी है। समझ गए ना। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बात समझो। मिटा दें इसे। चलिए, तो बहुत आसान सा सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अगला सवाल कौन सा है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 कलम 910 पेंसिलों को इस तरह से बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिले। देखिए, सवाल आपके सामने आ गया। इसमें तो जाहिर सी बात है HCF ही निकालना है। देखो क्वेश्चन, देखो आप,
कह रहा छात्रों की मैक्सिमम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच में 1000 कलम और 910 पेंसिलों को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिलें प्राप्त हो। है ना, उसी भाषा का सवाल, बस छोटा है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। फिर से समझो, कह रहा छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच में 1001 कलम और 910 पेंसिलों को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम और बराबर संख्या में पेंसिलें प्राप्त हो। देखो बस कुछ नहीं करना है, 1001 और 910 का आपको क्या ले लेना है, HCF, तो घटा लो। तो जब आप इसको घटाओगे तो यहाँ 1 बचेगा, है ना, और 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9, तो 91 ही तो आएगा, 91 ही HCF है अपना। ये समझो कैसे, क्योंकि 91 1001 को भी डिवाइड करेगा और 910 को भी डिवाइड करेगा। देखिए 1001 ये ऐसी फिगर है कि इसको आप रट्टा मार लो। 1001 का मतलब याद रखो 7 गुणे 11 गुणे 13 होता है। इसको ज़रूर कहीं लिख लो और दिमाग में बैठा लो, ये बहुत यूज़ होता है। नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ाया भी है ये डिविजिबिलिटी रूल में। 1001 का मतलब होता है 7 गुणे 11 गुणे 13। तो अगर इसमें 7 गुणे 11 गुणे 13 है तो 91 तो है, तो 91 इसको डिवाइड करेगा कि नहीं, और 91 910 को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी है, सॉरी अधिकतम संख्या कितनी है, 91। यही तो पूछा हमसे सवाल में कि छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें, 91 छात्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लें। देखिए अगला सवाल भी आपके सामने आ चुका है, कौन सा है, क्वेश्चन, हाँ देखिए क्वेश्चन आ गया कि एक दूध वाले के पास एक केन में 75 लीटर दूध है। दिखाई पड़ रहा ना आपको, एक दूध वाले के पास एक केन में 75 लीटर दूध है तथा दूसरे केन में 45 लीटर दूध है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों केनों की दूध की मात्रा को माप सके, ठीक है, दोनों केनों के दूध की मात्रा को क्या कर सके, माप सके। तो पात्र की अधिकतम क्षमता, तो सवाल तो वही है, भाषा भी वही है, तो बस क्या करेंगे 75 और 45 का क्या निकालना है, HCF निकाल देना है। तो HCF कितना होगा, घटा लो, 0 और 7 में से 4 जाएगा 3, तो यानी 15 ही तो होगा HCF। ये तो आप ऐसे ही कर सकते हो ना, बोलो 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, यानी 15 लीटर का उसका क्या होना चाहिए, नापने वाला, जिससे दूध वाला दूध नापता है, वो 15 लीटर का अगर रखें, ठीक है, तो उसका साइज मैक्सिमम कितना, 15 लीटर रखा जाए तो दोनों प्रकार के दूध आराम से नाप सकते हैं और कोई भी दूध एक दूसरे से मिक्स नहीं होने पाएगा, है ना, आसान। ठीक, तो आसान तब लगने लगती चीज़ें जब हमें वो समझ में आए, और जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती है ना तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। समझ गए ना, ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। हाँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए, एक सवाल आपके सामने फिर से आ गया। दिया है एक किसान के पास 945 गाय तथा 2475 भेड़ हैं। दिखाई दे रहा ना आपको। वह उन्हें झुंडों में इस तरह बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हो और गाय तथा भेड़ें क्या हो, अलग अलग हो। यदि ये झुंड अधिकतम जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो तो एक झुंड में कितने पशु तथा झुंडों की संख्या कितनी है। सेम कंसेप्ट, ठीक है। तो पहले तो ये निकाला जाए कि एक झुंड में कितने पशु होंगे और फिर उनसे भाग दे देंगे तो झुंडों की संख्या आ जाएगी। तो देखो कितनी गाय हैं, 945, 945 भेड़ कितनी है, 2475 भेड़ है, ठीक है। तो अंतर तो बहुत ज़्यादा है, अंतर तो बहुत ज़्यादा है, तो हम ऑप्शन का सहारा लेंगे, ठीक है। एग्जामिनर देखिए चाहता है कि आपका टाइम लॉस हो, इसलिए अंतर उसने जानबूझ के बहुत ज़्यादा दिया है, क्योंकि वो समझता है कि जो स्टूडेंट है ना वो अंतर डिफरेंस मेथड से ही सवाल लगाएगा, ठीक है। तो देखिए इतना चालाक है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन पकड़ो। ऑप्शन में उसने हिंट छिपा रखी है, ठीक है, कि ऑप्शन से जाने का तरीका क्या है।
चलिए, तो पहला ऑप्शन क्या है, 15 और 228। पता है ये 15 क्या है, ये 15 है जानवरों की संख्या, ठीक है, और वो 228 है झुंडों की संख्या। ये सवाल से ही पता कर सकते हो आप। देखिए दूसरा ऑप्शन है 9 तथा 380, तीसरा है 45 और 76, 46 और 75। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखो, दोनों ही संख्याएं कैसी है, विषम, तो 46 तो कभी इनका HCF हो ही नहीं सकता। डी ऑप्शन कैंसिल गया ना, डी ऑप्शन, हाँ हट गया। अब देखो 45, 45 में 5 आता है ना, 5 9 45, यानी ये दो संख्याएं 5 से कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। अगर 5 और 9 से ये दोनों कट गई तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। देखो 5 से तो नज़र ही आ रहा है, लास्ट डिजिट कटता है ना 5 से दोनों संख्याएं कट रही हैं। 9 से देख लो, 9 से कोई संख्या कब कटती है, जब उस संख्या के अंकों का योगफल 9 से डिविजिबल, ठीक है। तो देखो कट रहा है, 9 5 4 9 गया, ये 7 2 9 5 4 9 गया, ये भी कट रहा है ना अंकों का योगफल। तो यानी कि जानवरों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 45 होगी। मतलब एक झुंड में मैक्सिमम 45 जानवर रखने हैं, और झुंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 76। सवाल खत्म। कैसे आई झुंडों की संख्या, 45 से इसमें भाग लगाओगे, 45 से इसमें भाग लगाओगे, आप जो कुछ आएगा दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो बस 76 आएगा अपने सवाल। समझ गए ना, बोलो समझ आया, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है, सी। लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो आसान है ना, भाषा समझ ली तो फिर आसान है, सब आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। और आपसे ही तो होगा, आपसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा, ठीक है। बस हाँ ये है कि चीज़ आपके समझ में आए, ठीक। तो बहुत आसानी से पढ़ो, बहुत नॉर्मली पढ़ो, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ढंग से पढ़ें। और जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं, हाल ही में जिन्होंने तैयारी शुरू की है, वो बहुत प्रेशर मत लो, पेशेंस रखो, धैर्य के साथ एक एक चीज़ पढ़ो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की कोशिश भी नहीं करना है, ठीक है। आराम से पढ़ो, आराम से एक एक चीज़ पढ़ते चलो, तो छोटा छोटा टारगेट सेट करके, तो फिर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी, समझ गए। लेकिन पर डे आपका रूटीन होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही है, समझ गए ना, पर डे पढ़ना है, समझिए। और जो स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स की अपेक्षा और ज़्यादा पढ़ाई करें। अगर नॉर्मल स्टूडेंट जो पढ़ने में ठीक ठाक है 2 घंटे पढ़ता है, तो आपको समझ लो 6 घंटे पढ़ना है, समझे ना। चलिए तो आगे बढ़ें। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस HCF के जिनमें पता नहीं चल पाता है हमें करना क्या है, जिसे हमने अच्छे से समझाया, आपको समझ आया, ठीक है। तो अब आगे हेडिंग डाल लो आप, विविध प्रश्न, ठीक है, हेडिंग लगा लो विविध प्रश्न। तो अब यहाँ से हम लोग विविध प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक। और विविध में अच्छे अच्छे सवाल भी आते हैं, तो विविध प्रश्नों को देखना शुरू करेंगे। तो बढ़ें आगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखो। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 1215 है और उनका HCF 81 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। अच्छा अभी तक सवाल ऐसा नहीं आया था, अभी अच्छे सवाल हैं, बहुत ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 1215 है और उनका HCF कितना है, 81 है। फिर हमसे ये बोला है कि बताइए ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। मतलब कहना चाहता है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, कितने पेयर्स बनेंगे। नहीं समझ आ रहा सवाल, कोई बात नहीं है। अच्छा दो संख्याएं हैं, अगर HCF दिया है तो दोनों संख्याएं आप क्या मानोगे, हमने बताया था इसके पहले वाली क्लास में। अगर HCF दिया है तो आप दोनों संख्याएं क्या मानोगे। अगर जैसे आपको दो संख्याएं माननी होंगी तो यही तो मानोगे आप, HX और HY, यही तो मानोगे, बोलो। तो HCF तो हमें दिया हुआ है, तो हम पहली संख्या को क्या मानेंगे, 81X मानेंगे ना, और दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, 81Y। HX और HY, यानी H की जगह 81 रख लो, XY से आप बहुत अच्छी तरह परिचित हो कि XY क्या है, सह अभाज्य या फिर अपेक्षित अभाज्य संख्याएं या दोनों संख्याओं का रेशियो, है ना। तो ये दोनों संख्याएं चलो मान ली, ये हो गई पहली संख्या
और ये हो गई आपकी दूसरी संख्या। समझे ना? अब फिर से सवाल सुनो, कह रहा उनका HCF 81 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं ये बताना है। तो एक हिंट तो और दिए ना कि दोनों का योगफल कितना है 1215। तो इसका मतलब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 81x प्लस 81y बराबर कितना आएगा 1215 आएगा ना। 81x प्लस 81y बराबर कितना आएगा 1215 आएगा ना। ठीक है, अब देखो xy छोड़ो, बाकी सब हटा दो आप। तो देखो 9 से कट रहा है, 9 नवा 81, 9 नवा 81 और 9 से इसको काटोगे आप, 9 एकम 9, 3 12 होता है ना, 9 त्रिक 27 और 4 9 पचे 45। फिर 9 से जाएगा, ये 9 गया, ये 9 गया, कॉमन लेके काट रहे हैं, और ये 9 से गया। तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, यानी x प्लस वाई का योगफल कितना आ गया 15 आ गया। x प्लस वाई का योगफल कितना आ गया 15 आ गया। समझ पाए आप इस बात को? ठीक है, तो ध्यान से समझना, x और y ऐसी संख्याएं हैं जो कि सह अभाज्य और अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। तो अब हमें इनके जोड़े बनाने पड़ेंगे। अच्छा, दो ऐसी संख्याएं बताओ जिनका योगफल 15 हो। सर ऐसी तो बहुत सारी हैं। तो क्रम से चलो आप। देखो, अगर x का मान 1 लिया जाए तो y का मान कितना होगा 14 होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, 14 और 1 15 होता है। अगर x का मान हम 2 ले लें तो y का मान कितना होगा 13 होगा। 13 2 15 होता है। अगर x का मान 3 ले लें तो y का मान कितना लेना होगा 12 लेना होगा। 3 और 12 15 होता है ना। अगर x का मान हमने 4 लिया तो y का मान कितना लेना होगा 11। बोलो, x का मान अगर 4 लिया तो y का मान 11। अगर x का मान हमने 5 लिया तो y का मान कितना 10, तभी तो होगा। और अगर हमने x का मान 6 लिया तो y का मान कितना लेना होगा 9, तभी तो 15 होगा। x का मान अगर हम 7 लेते हैं तो y का मान कितना लेना होगा 8। ठीक है, अगर x का मान हमने 8 लिया तो y का मान 7। अब रिपीट होने लगेगा। ये बात समझ पा रहे हो ना, ये कैसे बना रहे हैं, ये सारे जोड़े कैसे बन रहे हैं जोड़ करके। अब आपको इसमें से वो जोड़े लेने हैं जो सह अभाज्य और अपेक्षित अभाज्य संख्या है। पहला है ना, हाँ। दूसरा है, बिल्कुल है। तीसरा नहीं है क्योंकि कॉमन 3 है। चौथा है, बिल्कुल है। पांचवा नहीं है, छठवां नहीं है, ये वाला जरूर है। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं 1 2 3 4, और यही सवाल का क्या है आंसर। 4 युग्म संभव हैं। क्या किया, कुछ नहीं किया, बस दोनों का योगफल इसने बोला 1215, तो हमने x प्लस वाई निकाल लिया कितना 15। अब x प्लस वाई की ऐसी वैल्यू रखो जिनका योगफल 15 होना चाहिए। तो कैसे रखोगे, 1 से स्टार्ट करो। और कैसे, x का मान 1 लो, फिर 2 3 4 5 6 7 और वहाँ तक चलो जहाँ तक हो सके, और जैसे ही रिपीट होता है बस छोड़ दो। समझे ना? और फिर जैसे ही जोड़े मिल जाएं आप उसमें से सह अभाज्य और अपेक्षित अभाज्य छांट लो। तो ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं 1 2 3 और क्या 4, और बस 4 ही अपने सवाल का क्या है आंसर, ऑप्शन ए। बोलो समझ में आया ना? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन एक ऐसा ही और लेते हैं, और जो आपके सामने आ चुका है। अब इसे लगाने की कोशिश करो। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार योगफल ही आए, कभी कभी तो गुणनफल भी आएगा ना, अंतर भी तो आ सकता है। हाँ सर बिल्कुल आ सकता है। तो अगला सवाल आपके सामने आ गया है, देखो ध्यान से और बनाने की कोशिश करो। दिया है वह दो संख्याओं का गुणनफल 11,830 है, उनका HCF 13 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। सेम सवाल है ना। तो देखो HCF जब 13 है तो पहली संख्या क्या होगी 13x, दूसरी संख्या क्या होगी 13y, और कह रहा है दोनों का गुणनफल 11,800 कितना है 30 है। लो हो गया सवाल खत्म। अब x गुणे y निकालना है, फिर पॉसिबल जोड़े बनाने हैं। तो देखो 13 से वो कटेगा जरूर, 13 नवा 117 होता है कि नहीं होता, 13 नवा 117 और 13 एकम 13 गया ना, 13 सत्ते 91, यानी x और y का जो गुणनफल आया वो कितना आया 70 आया कि नहीं आया।
तो ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं, हमने कैसे बताया, 1 से स्टार्ट करो। तो 1 गुणे 70 पहला जोड़ा है। अच्छा 2 गुणे 35 दूसरा जोड़ा है ना। 3 गुणे, सर 3 नहीं हो सकता, 3 से 70 कटता ही नहीं। चलो 4, 4 एकम 4, 4 भी नहीं होगा। 5, 5 गुणे 14 तीसरा जोड़ा है। 14 पंचे 70 होता है। 6 ले सकते हैं, नहीं सर 6 से 70 नहीं जाएगा। 7 हाँ ले सकते हैं, 7 दहम 70। ठीक, अब ये छांटो कि कौन सा सह अभाज्य और अपेक्षित अभाज्य है। पहला है ना, हाँ है सर। दूसरा बिल्कुल है। तीसरा हाँ है। चौथा है, क्योंकि चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और यही अपने सवाल का क्या है, आंसर। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, 4 जोड़े संभव। बोलो समझ में आया ना, ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो आप इस वीडियो को 2-2 बार देख सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो, समझे ना। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। टेक केयर, बाय बाय।